हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपने पिछले वीडियो देख लिए होंगे और नहीं देखे तो ज़रूर उनको सब्सक्राइब कीजिए और उनको अच्छी तरह से देखिए। आपको निश्चित रूप से फ़िज़िक्स बहुत अच्छी लग रही होगी और फिज़िक्स जो है बड़ा इजी सा सब्जेक्ट लगेगा। आप इसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाइए, इंजॉय कीजिए फिज़िक्स का, डेली लाइफ से इसको रिलेट कीजिए, फिर देखिए आपको फिज़िक्स कितना आसान लगेगा। आज अपने रीड करेंगे कंटिन्यूएशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। अपने पास फर्स्ट आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ आके अपने पास थोड़ा सा चेंज हो गया सिस्टम। अपने तो रीड किया था कि चार्ज इज डिस्क्रीट फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इन डिस्क्रीट फॉर्म। इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने पहले रीड करके आए हैं कि चार्ज तो डिस्क्रीट फॉर्म में पाया जाता है, तो फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या है ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? चार्ज ऑलवेज जो है, आवेश हमेशा जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में ही होता है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है? कंटिन्यूअस है। तो उसको अपने क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अपने को ऐसा रीड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कारण है कि अपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रीड करें? इसका रीज़न ये होता है कि अपने पास अगर स्मॉल चार्ज भी है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास 1 नैनो कूलम चार्ज है, 1 नैनो कूलम चार्ज है तो ऑलमोस्ट 10⁻10, 1 नैनो कूलम चार्ज में ऑलमोस्ट 10⁻10 जो है वो अपने पास पॉइंट चार्ज होंगे। अब अगर अपने को इसके कारण क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो एक तरीका तो ये होता है कि ईच जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण अपने क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें और फिर उनको क्या करें? सम अप करें। हर एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करके फिर उनको सम अप करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। इसके लिए अपने क्या करते हैं? इस चार्ज को अपने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में रीड करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग सिंपल सा ये है कि चार्ज जो है डिस्क्रीट ही है, इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है कि चार्ज हमेशा ही किस फॉर्म में होगा? डिस्क्रीट फॉर्म में ही होगा, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। तो उससे अपने क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। एक सिंपल से तरीके से अगर कहें तो अपने पास जो डिस्क्रीट चार्ज है उनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो उन चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या हो? मिनिमम हो, स्मॉल हो, तब अपने उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। अपने यहाँ 3 टाइप का चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रीड करेंगे। 3 तरह का अपने क्या करेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण अपने पढ़ेंगे। किस तरह से? देखिए ये सतत आवेश वितरण भी कहलाता है। सतत आवेश वितरण मतलब अपने पास जो विविक्त आवेश है, यानी जो डिस्क्रीट आवेश चार्ज है, उनका जो वितरण है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। इसमें पहला अपने पास आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का मीनिंग ये है कि अपने पास जो डिस्क्रीट चार्ज है वो किसी रेखा पर, किसी लाइन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। किसी रेखा का मीनिंग यहाँ अपने पास क्या है? अपने कोई रोड ले ले, उस रोड की लंबाई पे, या अपने वायर ले लें, सबसे अच्छा अपने पास एग्जांपल है वायर का। जब चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज किसी वायर पर एक समान रूप से वितरित हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को अपने क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। किस तरह से? देखिए ये अपने पास एक वायर है और इस वायर पे अपने पास चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तब अपने पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जब विविक्त आवेश किसी तार पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। डिस्क्रीट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वायर
अपने इसको वायर कह सकते हैं, अपने पास कोई रोड हो सकती है जिसकी उसकी लेंथ के अलोंग जो है वो अपने पास ये चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसे अपने क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अपने क्या करते हैं, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट dl जिसकी लेंथ है, एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं और उस अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl है। अगर स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी। यानी स्मॉल अगर अपन क्या है एलिमेंट लिए है तो उस पे स्मॉल ही अपने पास क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, यानी इस पे dq चार्ज है। तो अपने पास dl लेंथ पे चार्ज अपने पास कितना आ गया, dq आ गया। तो यूनिट लेंथ पे अपने पास चार्ज क्या आ जाएगा, यूनिट लेंथ पे अपने पास चार्ज आ गया dq ओवर dl। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपने हर जगह आगे काम में लेंगे। यूनिट लेंथ पे जो चार्ज आएगा इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास आ गया dq ओवर dl। अब देखिए यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसको अपने लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको अपने पास क्या आएगा, चार्ज ओवर लेंथ राइट करेंगे। अपने यहाँ इन जनरल अपने क्या राइट कर दिया, dq ओवर dl, बट ये अपने पास है चार्ज ओवर लेंथ। इसकी यूनिट अपने पास आ जाएगी कूलम पर मीटर। यहाँ ये ध्यान रखनी है, इसकी यूनिट से ही अपने इसको आगे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जब भी अपने पास न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में मोस्टली वो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू देता है, राइट करेगा चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे देगा, क्योंकि वो नेम राइट नहीं करेगा कि किस टाइप की ये चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू देगा, बट उसके साथ उसकी क्या होगी, यूनिट होगी। जब यूनिट होगी तो अपने उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस प्रकार की चार्ज डेंसिटी अपने को दे रहा है। तो अपने पास लैम्डा इज इक्वल टू आ गया क्या, dq बाई dl, इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर। तो अपने पास क्या हुआ, जब विविक्त आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित है, किसी तार पर एक समान रूप से वितरित है, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और उस रेखा की इकाई लंबाई पर जो आवेश है उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है। लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व, जिसको अपने लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी यूनिट अपने पास क्या है, कूलम पर मीटर है। अब अपने को क्या करना है, अपने को इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो जो अपने एलिमेंट कंसिडर किया है उससे r डिस्टेंस पे अपने पास P कोई पॉइंट है, इस P पॉइंट पे अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब अपने इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो अपने पास ये एक तरह से क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया, क्योंकि एलिमेंट है, छोटा सा अपने पास अल्पांश है, तो ये क्या हो गया, अपने पास एक पॉइंट चार्ज हो गया। और इस पॉइंट चार्ज के कारण अपने r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, dE वेक्टर dE कर देते हैं। अपने पास आ जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq ओवर r स्क्वायर r कैप। वही सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला kq ओवर r स्क्वायर, यूनिट अपने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सेम वही फॉर्मूला इसके अंदर अपने यूज कर रहे हैं। तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये अपने पास आ जाएगा dq ओवर r स्क्वायर r कैप। r कैप अपने पास यूनिट वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स क्या होगी, p होगी। रीजन ये पॉजिटिव चार्ज अपने कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम चार्ज होती है। अब देखिए अपने पास क्या है, अपने को सिर्फ इस एलिमेंट के कारण नहीं फाइंड करना, अपने को क्या करना है, पूरे इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, अपने इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर लाइन L यहाँ राइट कर देंगे, ये अपने पास आ जाएगा dq ओवर r स्क्वायर r कैप। अब देखिए dq की वैल्यू पुट कर देते हैं, अपने dq की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, dq इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा dl। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर लाइन रेखा समाकलन लैम्डा dl ओवर अपने पास आ जाएगा r स्क्वायर r कैप।
इसमें वैल्यू पुट करके अपने क्या कर सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण के कारण अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपने फाइंड कर सकते हैं। तो ये था अपने पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड अपने पास आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड अपने पास है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था लगभग उसी तरह का अपने पास ये है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास क्या है, जब अपने पास डिस्क्रीट चार्ज जो है वो किसी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, विविक्त आवेश जो है अलग अलग जो आवेश थे विविक्त आवेश थे, विविक्त आवेश जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। When discrete charge is uniformly distributed over a surface, then it is called surface charge distribution. सिंपल सा अपने क्या करते हैं, एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये अपने पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। देखिए अपने पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे क्या है, ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अपने इसका क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। जब स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की वैल्यू अपने राइट कर लेते हैं ds है। अगर ये ds है तो इस पे स्मॉल चार्ज होगा dq। देखिए फिर सिंपल सी बात अपने पास आ गई कि ds एरिया जो था, ds जो क्षेत्रफल था इसका छोटा सा, उस पे अपने पास स्मॉल आवेश आ गया, थोड़ा सा आवेश आ गया, कितना, dq। तो यूनिट एरिया पर आवेश अपने पास कितना आ जाएगा, यूनिट एरिया पे अपने पास आ जाएगा dq/ds। इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो अपने पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व आ जाएगा। और इसको अपने किससे राइट करेंगे, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा dq/ds। इसकी यूनिट अपने पास आ जाएगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यानी ये है अपने पास क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। और अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब फिर अपने वही चीज मैंने जैसे पहले बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी में, लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपने किससे आइडेंटिफाई करेंगे, अपने उसकी यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट को अपने लर्न करके रखेंगे और यूनिट से अपने क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ भी अपने पास क्या होगा, जब वैल्यू होगी, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी तो उसमें वो क्या करेगा, चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज करेगा और चार्ज डेंसिटी में क्या करेगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, जो भी वैल्यू है उसके आगे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो अपने इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये अपने पास किस टाइप की चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अपने पास आ गया सिग्मा इज इक्वल टू dq/ds और इसकी यूनिट अपने पास आ गई कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब अपने क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। अपने पास क्या है, ये एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट से r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे अपने क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ये जो अपने पास एरिया एलिमेंट, इस एरिया एलिमेंट पे अपने पास चार्ज है dq, तो ये dq चार्ज किस तरह से बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज के कारण अपने क्या करेंगे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अपने पास आ जाएगा d वेक्टर E इज इक्वल टू, अपने पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास आ जाएगा dq/r², r कैप, आर कैप फिर वही अपने पास यूनिट वेक्टर टुवार्ड्स क्या होगा, P होगा। रीजन क्योंकि इस पे अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर वही अपने पास फिनोमिना इसमें यूज होगा कि अपने पास पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन होती है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। तो अपने पास इसकी डायरेक्शन ये आ जाइए। अब अपने पास क्या है, अपने को तो पूरे सरफेस के कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो टोटल सरफेस के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो इसको अपने क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब अपने इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेक्टर E इज इक्वल टू अपने पास जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर सरफेस, ये अपने पास आ जाएगा dq/r² r कैप।
ये अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। बट इसमें अपने पास जो डी क्यू है, डी क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा डी एस, और ये वैल्यू जो है वो अपने इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर सरफेस, ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा डी एस ओवर आर स्क्वायर आर कैप। ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसकी वजह से आ गई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आ गई। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वेक्टर E इज इक्वल टू अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास आ जाएगा सिमेशन इंटीग्रेशन फॉर सरफेस सिग्मा ds ओवर आर स्क्वायर आर कैप। इसमें जिस टाइप की अपने पास वैल्यू होगी वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये था अपने पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण का मतलब क्या है, जब अपने पास विविक्त आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है। और एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अपने पास आ गया dq बाई ds। अपने को जो ध्यान रखना है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात अपने को ध्यान रखनी है वो अपने को इसकी यूनिट का ध्यान रखना है। यूनिट अपने पास इसकी क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्ड, अपने पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास आयतन आवेश वितरण में अपने पास क्या है, जब अपने पास चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली किसी वॉल्यूम पे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। जब अपने पास चार्ज यूनिफॉर्मली किसी वॉल्यूम पे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। कौन सा चार्ज, चार्ज वही डिस्क्रीट है, चार्ज हमेशा ही डिस्क्रीट रहेगा, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है, यूनिफॉर्मली है। किस पे, किसी वॉल्यूम पे, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जब अपने पास विविक्त आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो ऐसे आवेश वितरण को क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। किस टाइप से, देखिए अपने पास ये क्यूबॉइड है, कोई घनाभ है, इस पे अपने पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को अपने क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। जब अपने पास किसी भी वॉल्यूम पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे अपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे अपने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब अपने क्या करते हैं, इसका एक स्मॉल पार्ट लेते हैं। जब अपने इसका एक स्मॉल पार्ट लेंगे तो वो भी एक वॉल्यूम होगा, तो अपने इसका एक स्मॉल वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं। ये अपने पास इसका एक स्मॉल वॉल्यूम है जिसकी वैल्यू क्या है, dv है। और इस पे अपने पास जब स्मॉल वॉल्यूम है तो इस पे स्मॉल चार्ज होगा कितना, dq। स्मॉल वॉल्यूम dv पे अपने पास स्मॉल चार्ज है कितना, dq। तो अपने पास dv वॉल्यूम जो है उस dv वॉल्यूम पे अपने पास चार्ज की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई dq। तो यूनिट वॉल्यूम पे अपने पास चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी dq बाई dv। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे रो से। तो रो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, dq बाई dv। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। एकांक आयतन पर आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब यहाँ भी फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपने पास इसकी यूनिट अपने पास आ जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब, यहाँ जो चीज़ फिर लर्न करके रखनी है अपने को, वो फिर अपने को यूनिट पे ध्यान रखना है। अपने 3 टाइप का रीड कर चुके हैं, क्या, चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की। अपने फर्स्ट अपने रीड किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड अपने रीड किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड अपने पास आ गया क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये अपने इनकी
सिंबल है और इन सिंबल से अपने इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिंबल से आइडेंटिफाई हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट इससे कोई लेना देना नहीं होता ज़्यादा सा। अपने पास जो अपने इनकी आइडेंटिफाई करेंगे वो अपने हमेशा इनकी यूनिट पे ध्यान रखेंगे कि अपने पास यूनिट क्या गिवन है, और उस यूनिट के अकॉर्डिंग ही अपने को ये लर्न करना है कि ये याद रखना है कि अपने पास किस टाइप की चार्ज डेंसिटी है। अगर अपने पास यूनिट कूलम पर मीटर है तो ये लीनियर अपने पास क्या चार्ज डेंसिटी है, और अगर अपने पास यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो अपने पास ये किस टाइप की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और कूलम पर मीटर क्यूब है देन अपने पास क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इस तरह से अपने को तीनों को आइडेंटिफाई करना है, किसके बेस पे, यूनिट के बेस पे। कभी भी गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी अगर अपने इसके बेस पे यानी यूनिट के बेस पे इसको लर्न करके रखते हैं। तो अब आता है अपने पास इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था, उस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। जब अपने इसके बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने क्या करेंगे, इससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। अब अपने पास क्या है कि ये जो स्मॉल वॉल्यूम है, इस स्मॉल वॉल्यूम पे स्मॉल चार्ज डी क्यू है। इस डी क्यू चार्ज को अपने किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, इस डी क्यू चार्ज को अपने एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जब अपने इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा, तब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी डी वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आ जाएगा डी क्यू और आर स्क्वायर आर कैप। देखिए फिर अपने वहीं जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉइंट चार्ज के कारण अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट अपने उसी बेस पे चल रहे हैं। तो अपने पास ये आ गया। अपने को तो क्या चाहिए, अपने को इस स्मॉल वॉल्यूम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड करनी, अपने को तो टोटल ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर अपने क्या करें, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब अपने इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इंटीग्रेशन किसके लिए होगा, अब इंटीग्रेशन होगा वॉल्यूम के लिए। तो अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फॉर वॉल्यूम डी क्यू और आर स्क्वायर आर कैप। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसके कारण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। बट डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। डी क्यू की वैल्यू अपने यहां से फाइंड करेंगे। डी क्यू इज इक्वल टू अपने पास है रो डी वी, तो रो डी वी की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो वेक्टर ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फॉर वॉल्यूम रो डी वी ओवर अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर आर कैप। ये अपने पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट पी पॉइंट पे अपने पास क्या आ गई, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो अपने इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो तीन तरह के अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने रीड कर लिए हैं, तीन तरह के अपने पास आवेश वितरण है। अपने को यहाँ ध्यान जो रखना है वो आवेश घनत्व पे ध्यान रखना है, क्योंकि आवेश घनत्व को अपने आगे बार बार अब यूज़ करेंगे तो वहाँ कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वही चीज़ जो है वो बार बार जब रिपीट होगी तो अपने उसमें कन्फ्यूजन वैसे भी नहीं होगी। लेकिन अपने फिर एक बार देखिए, एक फर्स्ट अपने रीड किया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण, उसमें अपने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा अपने पढ़ा क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण, जिसमें अपने पढ़ा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और फिर अपने रीड किया है क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर अपने पास आ गया क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस तरह से अपने को तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है, देखिए फ्लक्स, पहले सिर्फ अपने फ्लक्स को रीड करते हैं। व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स क्या है। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देखिए कि अपने पास क्या है, ये पानी का फ्लो हो रहा है, थ्री केस लेते हैं अपने क्या करते हैं, इसमें एक रिंग पुट कर देते हैं। ये वायर है, वायर का एक रिंग बना हुआ है, उसको अपने इसके अंदर पुट कर देते हैं इस तरह से।
एक केस तो अपने पास हो गया, इस तरह से पुट कर दिया। सेकंड केस ये हो गया, इसको इस तरह से पुट कर दिया। थर्ड जो केस है उसमें अपने इसको इस तरह से पुट कर देते हैं। देखो अपने पास क्या होगा, इसके अंदर से क्या होगा, पानी फ्लो करेगा। पानी जो फ्लो करेगा उसकी अमाउंट तीनों ही केस में है अलग अलग है। इसमें जो पानी का फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। इस केस में जब इस तरह से अपने इसको पुट कर देंगे तो इसमें से जो पानी का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें से फ्लो होगा, इससे लेस होगा, इससे ग्रेटर होगा, तो यहां भी फ्लो होगा। ये जो पानी का इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, वो जो अमाउंट है पानी की, वो पानी का क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। बड़ा सिंपल सा मेथड कि अपने पास जो वाटर का फ्लो है, वाटर का फ्लो अपने 11th क्लास में रीड कर चुके कि ये क्या करते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ट्रिब्यूलेंट फ्लो, इस टाइप के अपने रीड किए थे। तो जितने नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास हो रही है वाटर की, वो अपने पास क्या हो गई, फ्लक्स हो गई। वो अपने पास क्या है, फ्लक्स। इसमें से नंबर ऑफ लाइन ऑफ वाटर जो है वो कितनी पास हो रही है, जीरो। कोई भी लाइन अपने पास लाइन पास नहीं हो रही, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो। इसमें से पास होगी बट क्या होगी, डिफरेंट पास होगी। तो अपने पास जो वैल्यू अमाउंट जो है वाटर की इसमें से पास होती है, वो अपने पास क्या होती है, फ्लक्स होती है। वाटर का फ्लक्स हो गया वो। इसी तरह से जब अपने क्या करते हैं, टैब को खोलते हैं, नल को जब खोलते हैं, जैसे ही अपने नल को खोलते हैं तो जो अपने पास उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर वाटर फ्लो होता है। उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, इस टाइप से वाटर का फ्लो होता है। जैसे ही अपने टैब खोलते हैं, टैब नल को खोलते हैं, तो अपने पास क्या होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके परपेंडिकुलर वाटर का फ्लो होता है। ये वाटर का क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो अपने पास फ्लक्स क्या है, ये बात अपने को समझ में आ गई। अपने को रीड जो करना है वो रीड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स रीड करने से पहले थोड़ा सा अपने एरिया पे ध्यान देते हैं। एरिया क्या चीज है, एरिया वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअल में एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अपने तो यहाँ राइट कर रहे हैं एरिया वेक्टर, यानी क्षेत्रफल जो होती है वो अदिश राशि होती है। तो फिर अपने यहाँ इसको सदिश राशि की तरह क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि अपने जब इसको वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे एरिया को, तो बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होती है वो बड़ी इजी हो जाती है। इजी हो जाती है इसलिए अपने एरिया को हमेशा वेक्टर क्वांटिटी की तरह यूज करते हैं। तो जब अपने वेक्टर क्वांटिटी की तरह यूज करेंगे तो फिर इसकी डायरेक्शन पे बात आएगी, क्योंकि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये अपनी डायरेक्शन खुद लेके आती, बट जब अपने इसको उसकी तरह यूज कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अपने को चूज करनी पड़ेगी। चूज करने के लिए बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। एक पर्टिकुलर कंडीशन है इसके लिए कि अपने पास किसी भी सरफेस का जब अपने एरिया लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने इस का एरिया कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स लेंगे। इसी तरह से इस सरफेस का अगर एरिया लेंगे तो ये भी अपने क्या करेंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स लेंगे। इस सरफेस का एरिया लेंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स लेंगे, इस सरफेस का लेंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि किसी भी सतह का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा उस सतह के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स। ये अपने लेके चलेंगे, क्योंकि ऐसा जब अपने करेंगे तो बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। बट अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि एरिया किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो एरिया हमेशा आपके पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यूज अपने हमेशा किस तरह से करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी की तरह करेंगे। अब अपने रीड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में अपने कंसेप्ट रीड कर लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अपने फील्ड लाइन में रीड कर चुके हैं। फील्ड लाइन में अपने क्या रीड किया था, फील्ड लाइन में अपने रीड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी अपने पास एरिया है, उस एरिया के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को
विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये अपने पास डेफिनेशन किस बेस पे, अपने पीछे भी रीड कर चुके थे, किसके बेस पे, फील्ड लाइन के बेस पे। अपने को क्या चाहिए, अपने को इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, अपने इसको मैथमेटिकली रीड करना चाहते हैं, और अगर अपने पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो फिर अपने को इजी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रीड करना। अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वेक्टर ई है, और अपने पास एक स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है वो वेक्टर डी एस है। तो अपने पास इस स्मॉल एरिया एलिमेंट में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसकी अमाउंट जो होगी वो इनके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगी, यानी डी फाई ई। इसको फाई ई से अपने रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में स्थित अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर डी एस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान वेक्टर ई तथा वेक्टर डी एस के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट जो होता है स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्या है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है वेक्टर डी एस। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई और एरिया एलिमेंट वेक्टर डी एस के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगी। जब डॉट प्रोडक्ट अपने फाइंड करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। सिंपल सा देखिए क्या मीनिंग है ये। अपने पास क्या है, ये अपने पास एक एरिया एलिमेंट है और ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इस तरह से कंसीडर कर लिया, तो इस एरिया एलिमेंट जो होगा उसका एरिया जो होगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन ये एंगल अपने पास क्या आ गया, थीटा। तो अपने इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस। यहाँ जो अपने पास एंगल थीटा है वो किस किस के बिटवीन है, यहाँ स्पेशली ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि अभी अपने आगे इसमें कंडीशन रीड करेंगे तब अपने देखेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अपने पास किस किस में, थीटा जो एंगल है वो वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बिटवीन एंगल है। तो अपने पास आ गया डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर अपने पास क्या है, कोई टोटल क्लोज सरफेस है, उससे अपने पास कितना फ्लक्स निकलेगा वो फाइंड करना हो तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा समाकलन इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस, समाकलन बंद पृष्ठ के लिए। ये जो अपने यूज करते हैं ये क्लोज सरफेस के लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए होता है। ये अपने पास आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये अपने पास क्लोज सरफेस से कुल जो फ्लक्स अपने पास निकलेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अपने पास आता है इसमें स्पेशल केस। स्पेशल केस में अपने पास क्या है, स्पेशल केस में फर्स्ट अपने पास आता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, यदि वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के तल के लंबवत हो तो अपने पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो यहाँ गलत हो जाता है। अपने ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। फॉर एग्जांपल ये प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, देन थीटा। अपने को जो थीटा कंसीडर किया है अपने, वो थीटा किसके बिटवीन एंगल है, ई और डी एस के बिटवीन है। तो इसका एरिया एलिमेंट और ई की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। सेम हो गई तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और इस केस में अपने पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स की जो वैल्यू होगी डी फाई ई, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ई डी एस आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ये परपेंडिकुलर लंबवत शब्द आता है, परपेंडिकुलर शब्द आते ही अपने माइंड में 90 आता है, और जैसे अपने इसको यूज कर लेंगे तो अपना क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड,
इफ वेक्टर ई इज पैरेलल टू प्लेन, अगर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पृष्ठ के तल के समांतर हो, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के तल के समांतर है, इसका मीनिंग ये अपने पास क्या है, प्लेन है, और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इस प्लेन का जो एरिया होगा उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ई और ds यानी एरिया एलिमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो एंगल है वो अपने पास क्या हो गया, 90 का हो गया। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ फिर अपने को ध्यान रखना है, जैसे ही अपने पैरेलल यूज करते हैं, समांतर शब्द यूज करते हैं, तो अपने माइंड में ये आ जाता है कि एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ये वैल्यू अपने इस फॉर्मूले में पुट कर दें। इस फॉर्मूले में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इस केस में अपने पास इसमें से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। देखिए अब फ्लक्स किसी भी सरफेस में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितनी बातों पे डिपेंड कर रहा है, 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है। किन किन बातों पे? नंबर 1, एक तो अपने पास आ गया E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड अपने पास जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है। जो अपने सरफेस कंसीडर कर रहे हैं उसका एरिया क्या है, उस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड जो है, थर्ड अपने पास ये है कि इनका जो एरिया का जो कन्फिग्रेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ई और एरिया एलिमेंट में जो एंगल सबटेंड हो रहा है उस एंगल पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड अपने पास है कि इसका जो कन्फिग्रेशन है उस कन्फिग्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्लक्स के लिए कि फ्लक्स की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस किस बात पे डिपेंड कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, वो किस पे, एरिया पे, और किस पे, एंगल बिटवीन E एंड ds पे डिपेंड कर रही है। अब आता है अपने पास यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा क्या है, विद्युत फ्लक्स का यूनिट अपने पास क्या है, SI सिस्टम ये अपने रीड करेंगे। तो अपने अभी रीड किया था कि अपने पास विद्युत फ्लक्स जो होता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई ई इज इक्वल टू अपने पास होता है E इंटू ए। एक्चुअली में अपने पास कोस थीटा भी आया था, कोस थीटा अपने पास क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो अपने पास E इंटू ए मीन्स फ्लक्स जो है वो अपने पास है क्या, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट अपने रीड कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट था अपने पास न्यूटन पर कूलम, और एरिया का अपने जानते हैं इसका यूनिट होता है क्या, मीटर स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये अपने पास इसकी यूनिट होगी, SI यूनिट। एक अपने रीड किया था कि न्यूटन पर कूलम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को का जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर भी है। तो अपने पास यहाँ अगर वोल्ट पर मीटर यूज कर लेंगे इंटू मीटर स्क्वायर, देन अपने पास इसकी यूनिट आ जाएगी क्या, वोल्ट इंटू मीटर। तो दोनों ही यूनिट यूज होती है, मोस्टली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यूज होती है। अब आता है अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस क्या आ जाएगी इसकी, डायमेंशंस में अपने पास क्या आ जाएगा, अपने यहाँ से इसकी डायमेंशंस राइट कर देंगे। डायमेंशंस में अपने पास आ जाएगा, अपने पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर L2, कूलम अपने पास चार्ज की यूनिट है और चार्ज के अपने पास डायमेंशन जानते हैं A1 T1, तो ये अपने पास आ जाएगा A1 T1। देखिए डायमेंशन कहीं भी आपको रट्टा लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन बड़ा इजी सा कंसेप्ट होता है। डायमेंशन में अगर आपके पास यूनिट्स है तो आप यूनिट से डायमेंशन राइट करना सीखिए। कभी भी आपकी एक तो डायमेंशन रोंग नहीं होगी और ज़्यादा आपको ऐसे लर्न करके रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अपने पास इससे राइट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा m1
L3 T -3 A -1, ये अपने पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का। तो ये अपने पास था क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सा अपने पास अगर इसको डिफाइन करें किसके बेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेस पे, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए कि किसी भी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो लाइन पास होती है, लाइन अब अगर वो वाटर लाइन है तो वो वाटर का फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इसी टाइप से आगे अपने और रीड करेंगे फ्लक्स, तब उसमें भी अपने पास वो उसी की क्या हो गई, लाइन हो जाएगी, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। अपने पास इसकी यूनिट और डायमेंशन ये आ गए। अब अपने पास आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ। गॉस लॉ अपने पास क्या है, गाउस का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बात तो है किसके लिए है, गॉस थ्योरम भी बोल देते हैं। किसके लिए है गाउस का नियम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है। किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इट मीन्स गॉस लॉ जो है वो किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएगा। और कोई भी किसी भी बोर्ड का एग्जाम है, चाहे वो CBSE है चाहे RBSE है, ये गॉस लॉ का क्वेश्चन 99.99% आता ही आता है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जब भी आप देखेंगे तो आपको श्योरली गाउस का नियम मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा ये। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो अपने पास है क्या चीज़ गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस इन वैक्यूम। वैक्यूम और एयर में टोटल जो फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, वो अपने पास क्या होगा, 1/ε टाइम होगा किसके, चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। यानी सिंपल सा अपने पास ये हो गया, टोटल चार्ज ओवर क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε टाइम ऑफ ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। सिंपल सा अपने पास क्या है ये, कि गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में गिरे हुए आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपने पास क्या हो गया, यहाँ जो अपने एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट अपने पास क्या है, इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है जो अपने पीछे भी रीड कर चुके हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। हालांकि अपने इसकी डायमेंशन पीछे भी रीड कर चुके हैं, बट एक बार फिर रीड करते हैं अपने, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है और एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो एक बार जल्दी से अपने इसकी डायमेंशन भी यहाँ राइट कर लेते हैं। ये अपने पास आ जाएगा A2T2, न्यूटन के लिए अपने पास M1L1 T-2 इंटू L2, देन अपने पास आ जाएगी M-1 L-3 T4 और A2। ये अपने पास इसकी डायमेंशन आ गई। वापस अपने चलते हैं किस पे, गॉस लॉ पे। टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो अपने पास क्या आ जाएगा, phi E इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन dq ओवर ε0। ये जो अपने पास समेशन dq है, ये अपने पास क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, यानी बंद पृष्ठ में गिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग है। अब देखिए, अभी अपने डेफिनेशन रीड की थी और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो अपने रीड किया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से क्लोज सरफेस जो है उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स की वैल्यू तो अपने ऐसे राइट करते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds
इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। तो दोनों को अपने इक्वल पुट कर देते हैं। जब अपने दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास गाउस का नियम आ गया। देखिए इसका एक अदर फॉर्म और है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा काम आता है। कई बार अपने जब इसको न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे तो फाई ए इसको अपने क्या करते हैं 4 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब अपने 4 पाई से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपने के से राइट कर देते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 4 पाई के सिग्मा क्यू। यहाँ अपने बेनिफिट ये होता है कि इसमें न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ डायरेक्ट यहाँ पुट करके इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो इजी रहता है सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब इस टाइप की वैल्यू जो है वो इजी रहती है सोल्व करने। अब देखिए गाउस के नियम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। फर्स्ट अपने पास है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीबीएसई में आरबीएसई में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही आता है ये 1 मार्क्स में, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसका रीजन क्या है? इसके अपने पास 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये है कि अपने जो क्लोज सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, जो बंद पृष्ठ की अपने कल्पना कर रहे हैं, उस बंद पृष्ठ के अंदर किसी तरह का आवेश है ही नहीं। कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। लेकिन सेकंड अपने पास ये कि आवेश तो है, चार्ज तो है उसमें, बट उनका एल्जेब्रिक सम क्या है? 0 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि अगर आपके पास क्लोज सरफेस में 2 डाइपोल है और उन डाइपोल के अपने पास चार्ज की वैल्यू गिवन होगी, तब पूछता है कि फ्लक्स कितना होगा। तो अपने पास जब 2 डाइपोल है, तो 3 डाइपोल है, 4 डाइपोल है, नंबर ऑफ डाइपोल्स हैं, तो अपने पास एल्जेब्रिक सम जो है चार्ज का वो हमेशा ही क्या होगा? 0 होगा। और यही क्वेश्चन आता है डाइपोल से रिलेटेड, अपने पास क्वेश्चन आता है अगर सिग्मा क्यू की वैल्यू 0 है तो अपने पास इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि यदि अपने पास क्लोज सरफेस में जो चार्ज बाउंड है उसकी वैल्यू 0 है, उसका एल्जेब्रिक सम 0 है, एल्जेब्रिक सम 0 है, तो अपने पास फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। यानी उस बंद पृष्ठ से किसी तरह का कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। सेकंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड अपने पास है इफ सिग्मा क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, यदि बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग धनात्मक हो, यदि बंद पृष्ठ जो है क्लोज सरफेस जो है उसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो पॉजिटिव वैल्यू का है, देन फ्लक्स ओवरकम फ्रॉम क्लोज सरफेस। यदि बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग धनात्मक है तो आवेश उस बंद पृष्ठ से बाहर निकलेगा। फिर चले जाए अपने फील्ड लाइन पे, सेम वहीं जाना है अपने को फील्ड लाइन पे। फील्ड लाइन में अपने रीड किया था कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है उस क्लोज सरफेस से तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और किधर जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। तो अगर अपने पास क्लोज सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है तो जो फ्लक्स होगा वो बाहर की ओर होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसा जो फ्लक्स होता है इस फ्लक्स को क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव फ्लक्स कंसिडर करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते होते हैं, अपने देखेंगे किस टाइप का। सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, फिर देखते हैं इफ सिग्मा क्यू इज इक्वल टू माइनस वैल्यू। अगर आपके पास सिग्मा क्यू की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस इज नेगेटिव, मतलब बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग ऋणात्मक है, तब अपने पास क्या होगा? अब फिर वही फील्ड लाइन में अपने रीड किया था कि अगर अपने पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन होती है वो इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर कहाँ एंड होता है? नेगेटिव चार्ज पे उनका एंड होता है। तो अपने पास ऐसे फ्लक्स को क्या कहेंगे? नेगेटिव फ्लक्स। ये फ्लक्स भी क्या होगा? नेगेटिव। इनवर्ड्स होगा ये आउटवर्ड्स होगा।
आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स को क्या लेंगे, नेगेटिव। और मोस्टली जब क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से आता है कि इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है आउटवर्ड से, इतना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है मतलब इनवर्ड से, तो रिजल्टेंट फ्लक्स अपने फाइंड करेंगे उसमें। और रिजल्टेंट फ्लक्स किस टाइप का होगा उसके बेस पे अपने को क्लोज सरफेस में क्या करना होता है, चार्ज फाइंड करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते होते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ अपने पास है कि जो अपने क्या किया था, अपने एक ये अपने पास एक इमेजिनरी अपने क्या किया था, काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की थी। ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ की जो पृष्ठ अपने कंसीडर किया है, इस पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये अपने पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ। जो भी अपने इमेजिन करते हैं क्लोज सरफेस उसे क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पे इस फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। यानी गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस की जो शेप और साइज है, शेप एंड साइज जो है, शेप एंड साइज, इस पर किसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, फ्लक्स की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती है। यानी गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पे अपने पास ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती। कौन सी वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू। कैसे, फॉर एग्जांपल अपने पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर में अपने पास क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है तो इसके लिए फ्लक्स की जो वैल्यू होगी फाई ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर अपने ये कहते हैं कि ये जो चार्ज जो था वो किसी क्यूब में है, यानी क्यूब के सेंटर पे है, अगर ये क्यूब में, तब अपने पास इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी अपने पास यहाँ तो क्या था, स्फीयर, और यहाँ अपने पास क्या है, क्यूब है। दोनों ही केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या है, सेम है। इट मीन्स गॉसियन सरफेस पे इसकी वैल्यू, किसकी, फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इसकी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ये किस पे डिपेंड करती है, जो आपके पास एल्जेब्रिक सम है चार्ज का, सिर्फ एल्जेब्रिक सम पे डिपेंड करती है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट अपने पास क्या है, फिफ्थ पॉइंट अपने पास है कि अगर अपने पास चार्ज जो है, चार्ज आउटसाइड ऑफ गॉसियन सरफेस है, ये चार्ज इनसाइड था और ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड ऑफ गॉसियन सरफेस यानी बंद पृष्ठ के बाहर अगर कोई आवेश है तो बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकल रहा है उस फ्लक्स में इस चार्ज का कोई भी योगदान नहीं होगा। यानी इफ चार्ज situated outside of the closed surface then there is no contribution of flux by this charge। इस चार्ज के द्वारा किसी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है इस बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स में नहीं होगा। सिक्स्थ जो अपने पास, सिक्स्थ अपने पास है क्या, सिक्स्थ अपने पास है कि गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। गॉस लॉ जो है वो उसी के लिए एप्लीकेबल है जो इनवर्स, उन फील्ड के लिए एप्लीकेबल है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करने वाले फील्ड के लिए ही गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के लिए ही अपने गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं। तो ये था गॉस लॉ, गाउस का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास है। अब अपने इसका प्रूफ रीड करते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ अपने पास क्या, अपने क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं। इस क्लोज सरफेस में ओ पॉइंट पे अपने पास क्यू चार्ज, ये अपने एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर लिया और इसके अंदर ओ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपने पास क्या है, क्यू चार्ज। अपने इसका क्या करते हैं, एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। एरिया एलिमेंट जब कंसीडर करेंगे, इस एरिया एलिमेंट की इस ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आर है। तो अपने पास इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया है अपने इस टाइप से कंसीडर कर लेते हैं। ये एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया है उस एरिया की डायरेक्शन ये है वेक्टर ds, और यहाँ अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। पी पॉइंट कंसीडर कर लें,
इस P पॉइंट पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपने पास पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे P पॉइंट है, P पॉइंट पे अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इज इक्वल टू अपने पास जाएगा क्या ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप यूनिट वेक्टर अलोंग OP। r कैप जो है वो क्या है अपने पास, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग OP, O2P की डायरेक्शन में अपने पास यूनिट वेक्टर है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। सिंपल सा वही, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, उसी डायरेक्शन में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो जो ये एरिया अपने कंसिडर किया है, इस एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स पास होगा उस फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करेंगे। फ्लक्स की डेफिनेशन अपने पास होती है क्या, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अपने पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यह आ जाएगा r कैप डॉट वेक्टर ds, r कैप डॉट वेक्टर ds, r कैप की डायरेक्शन है E, ds की डायरेक्शन है ये, इनके बिटवीन ये एंगल है अपने पास थीटा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे r कैप डॉट वेक्टर ds, इनका डॉट प्रोडक्ट अपने पास होता है क्या, इसका मैग्नीट्यूड, r कैप अपने पास यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने पास क्या होता है 1, वेक्टर ds का मैग्नीट्यूड अपने पास आ जाएगा ds इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में बनने वाले कोण का कोस होता है, तो कोस थीटा। इट मींस इसकी जगह अपने राइट कर सकते हैं ds कोस थीटा। तो अपने पास ये आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ds कोस थीटा, ds कोस थीटा। अब देखिए अपने पास ये तो सिर्फ किसकी वजह से आया, एरिया एलिमेंट की वजह से, एलिमेंट की वजह से। ये एरिया एलिमेंट जो है वो इसके सेंटर पे क्या करता है, एक एंगल सबटेंड करता है इस टाइप से, और इस एंगल का नेम होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण। ये एरिया एलिमेंट जो है वो इस सेंटर पे यानी O पे जो अपने पास एक एंगल सबटेंड करेगा, उस एंगल का नेम अपने पास क्या है, सॉलिड एंगल, ठोस कोण। किस टाइप से अपने पास आ जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू अपने इसको राइट कर सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds कोस थीटा अपॉन अपने पास आ जाएगा r स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये अपने पास क्या है, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो अपने इसको इस टाइप से राइट कर देते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, वेयर डी ओमेगा, वेयर डी ओमेगा इज इक्वल टू अपने पास है ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। इट इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस सरफेस, स्मॉल सरफेस। अब अपने को तो टोटल क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करना है, तो क्लोज सरफेस के लिए फाइंड करना है तो अपने इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर क्लोज सरफेस। तो फाई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास आ जाएगा समाकलन सरफेस के लिए डी ओमेगा। देखिए सॉलिड एंगल यानी होल सरफेस जो है, होल सरफेस क्लोज सरफेस जो है वो सेंटर पे जो अपने पास सॉलिड एंगल सबटेंड करता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई होती है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अपने पास क्या आ जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये अपने पास आ जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट इज गॉस लॉ, यानी एक्चुअल में अपने क्या किया, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू राइट की थी जो अपने पास क्या थी, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग थी। यानी कूलम्स लॉ को यूज करके अपने किसको डिडक्ट कर दिया, किसको फाइंड कर लिया, गॉस लॉ को अपने फाइंड कर लिया। यानी कूलम्स लॉ के बेस पे अपने किसको, गॉस लॉ को अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था अपने पास गॉस लॉ। तो अपने रीड किया गॉस लॉ। गॉस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। गॉस लॉ के अपने पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनसे क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये अपने पास उसका क्या था, प्रूफ था। अब अपने क्या रीड करेंगे आगे अपने रीड करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।
थैंक्स।